हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवदीप। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताया था। ये उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ ग्राफ। ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो शो करता है आपको सभी डिफरेंट कम्बिनेशंस के बारे में कि आप कितने कम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हो आउटपुट के विद गिवन करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अभी इसका कहने का क्या मतलब है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसी कर्व होती है जो आपको बताती है कि आप गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कितने मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10,000 रुपीज़ है एंड एक मशीनरी है, तो उनका यूज़ करके मैं अब रुपीज़ से मैं कुछ प्लास्टिक वगैरह का मटेरियल लेके आई एंड जो भी मेरे को फर्नीचर बनाना था उसके लिए, तो मैं उससे क्या जनरेट कर पाई? मैं 4 चेयर्स बना पाई उससे एंड 3 टेबल्स बना पाई। तो यहाँ पर एक कम्बिनेशन मेरा क्या हो गया कि मैं करंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या बना पाई? 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। एक मेरे पास ये कम्बिनेशन हो गया। देन नेक्स्ट जो मेरा कम्बिनेशन रहा वो रहा कि मैं 3 चेयर्स एंड 4 टेबल्स बना पाई। ऐसे ही एक और कम्बिनेशन मेरा हो सकता है कि मैं 2 चेयर्स एंड 5 टेबल्स बना पाई। तो ये होता है कि आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके आप क्या कम्बिनेशन बना सकते हो आउटपुट का, कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो डिफरेंट आउटपुट्स को। दैट इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे चेयर्स एंड टेबल का कम्बिनेशन है कि मैं 4 यूनिट्स चेयर की बना पाई एंड 3 यूनिट्स टेबल की बना पाई। अगर मैं 3 यूनिट्स चेयर की बनाती हूँ तो मेरे पास रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा बच गए पहले से, तो उसका यूज़ करके मैंने 4 टेबल्स बना लिए। ये होते हैं कम्बिनेशंस। ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपको बताती है कि आप गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कितने डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को जनरेट कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको एक देखो डायग्राम भी शो किया हुआ है। इस डायग्राम से आपको पता लगेगा कि वो जो डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं वो कैसे ग्राफ पर आप प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पर जो गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज है उसका यूज़ करके कैपिटल गुड्स को जनरेट किया गया है एंड एग्रीकल्चर गुड्स को जनरेट किया गया है। देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पर शो हुआ है कैपिटल गुड्स एंड एक्स एक्सिस पर शो किया गया है एग्रीकल्चरल गुड्स को। तो ये कम्बिनेशन है ए, फिर बी, फिर सी। ऐसे आपको डिफरेंट कम्बिनेशंस गिवन है यहाँ पर। तो जब डिफरेंट कम्बिनेशंस को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो कर्व आएगी दैट कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये वाली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी कम्बिनेशंस हैं ये सारे ऐसे कम्बिनेशंस हैं जिसमें मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है रिसोर्सेज का। कोई भी रिसोर्सेज आपके आइडल नहीं रहेंगे। इन कम्बिनेशंस में प्रॉपर यूज़ होगा उनका, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। बट यहाँ पर देखो एक ब्लैक डॉट आपको बाहर दिखाई दे रही है। ये जो ब्लैक डॉट आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आउटसाइड दिखाई दे रही है ये नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन है, अनअटेनेबल कम्बिनेशन है ये। इसे अनअटेनेबल कम्बिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं आपने जब उसका फुल यूटिलाइजेशन कर लिया तो आप इतना जनरेट कर पाए, ये जो पीपीसी है। ठीक है। अब उससे ज़्यादा तो आप जनरेट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे आप लगा चुके हो। अब आपके पास जब और यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है तब आप पीपीसी से आउटसाइड वाले कम्बिनेशन को अचीव कर ही नहीं सकते हो। वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके रिसोर्सेज ग्रो करेंगे, जब आपके पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे। बट यहाँ आपके रिसोर्सेज इंक्रीज जब नहीं हो रहे तब आप इस कम्बिनेशन को अचीव नहीं कर सकते। और
इनसाइड द पीपीसी देखो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास 10,000 रुपीज़ है तो मैं 10,000 में से 12,000 का सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट मैं 10,000 में से 8,000 की कॉस्ट वाला सामान प्रोड्यूस कर सकती हूँ। 2,000 मेरे पास आइडल पड़े रहेंगे। तो ये जो इनसाइड पॉइंट्स हैं, ये अंडर यूटिलाइजेशन को ही शो कर रहे हैं कि इसमें जब आप इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करोगे तो आपके कुछ रिसोर्सेज आइडल बच जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा में से कम को तो यूज़ कर सकते हो, बट कम में से ज़्यादा को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो आउटसाइड द पॉइंट है, आउटसाइड द पीपीसी, वो नॉन अटेनेबल है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड जो इनसाइड पॉइंट है वो आप अचीव कर सकते हो। इस केस में आपके पास कुछ रिसोर्सेज आइडल पड़े रहेंगे, फ्री पड़े रहेंगे, वो वेस्ट पड़े रहेंगे। और पीपीसी के ऊपर जो कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें आपका मैक्सिमम यूज़ होगा आपके रिसोर्सेज का, जितना कि आप मैक्सिमम कर सकते हो। और पीपीसी की शेप जो है वो ऐसे ही बनेगी जैसे आपको भी डायग्राम में मैंने शो की है। ये आपकी शेप होती है कनकेव और ये डाउनवर्ड आती है। ठीक है, अभी देखो आपके राइट हैंड साइड की तरफ ये डाउनवर्ड है, नीचे को आ रही है, एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो वहाँ पर इसका स्लोप अपवर्ड है। तो इसका स्लोप रहता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इसकी शेप होती है कनकेव। अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी शेप कनकेव क्यों होती है और इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। देखो यहाँ पर वही आपको बताया हुआ है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कम्बिनेशंस के बारे में। तो यहाँ बोला हुआ है कि अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट क्या होता है, दोज कम्बिनेशंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एंड अनअटेनेबल कम्बिनेशन कौन से हैं, जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर देखो शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शिफ्टिंग को ही आप रोटेशन बोलते हो। तो शिफ्ट कब होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पीपीसी के आउटसाइड पॉइंट्स हैं उनको आप कब अचीव कर सकते हो, जब आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी पीपीसी के रोटेशन किन किन केसेस में होगी? फर्स्ट केस है चेंज इन रिसोर्सेज। जब आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएं तो आपकी जो पीपीसी है वो बाहर की तरफ आउटसाइड मूव कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। एंड सेकंड केस क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी, न्यू मशीनरी आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, न्यू मशीनरी का यूज़ करके कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने पर भी जो आपकी पीपीसी है वो राइट साइड मूव कर जाएगी। अभी सेम जैसे रिसोर्सेज के इंक्रीज होने से राइट साइड मूव करती है हमारी पीपीसी, तो जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तब वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ गुड्स। जो गुड एक्स एक्सिस पर है और जो गुड वाई एक्सिस पर है, दोनों का प्रोडक्शन फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, अब कम हो गए हैं। इसलिए हमारी पीपीसी डाउनवर्ड मूव कर गई, वो अंदर की तरफ मूव कर गई, इनसाइड। ठीक है, अभी देखो, अभी फर्स्ट केस में हमने किया था कि हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए थे या डिक्रीज हो गए थे। तो वहाँ पे हम रिसोर्सेज की ओवरऑल बात कर रहे थे, वेदर इट इज़ गुड एक्स और वेदर इट इज़ गुड वाई, दोनों में से कोई भी गुड है, सबके लिए रिसोर्सेज वहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज हुए थे। बट अभी ये जो सेकंड केस है, इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ गुड एक्स का प्रोड्यूस जब हम कर रहे हैं, गुड एक्स को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं,
उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे, सिर्फ गुड एक्स को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जब सिर्फ गुड एक्स को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो प्रोडक्शन भी सिर्फ किसका इंक्रीज होगा? गुड एक्स का। तो इसलिए पीपीसी सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव करेगी राइट साइड, वाई एक्सिस की तरफ वो पहले की तरह ही रहेगी, सेम पहले वाली सिचुएशन में। अभी राइट साइड पे आपको केस दिया हुआ है, यहाँ उन्होंने बोला है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। यहाँ गुड एक्स के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रही है। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कौन सी चीज़ के लिए हुआ है? गुड वाई के लिए। तो गुड वाई के लिए जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो प्रोडक्शन भी सिर्फ गुड वाई का ही इंक्रीज होगा, गुड एक्स का प्रोडक्शन सेम रहेगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड गुड वाई। अगर गुड एक्स और गुड वाई दोनों के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट अगर हो गई है, तो दोनों का प्रोडक्शन ही इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल पीपीसी आपकी शिफ्ट कर जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि पीपीसी की शेप डाउनवर्ड ही क्यों होती है एंड वो कॉनकेव की ही क्यों होती है। तो फर्स्ट अजम्पशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि वो डाउनवर्ड क्यों होती है? क्योंकि देखो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे आपने गिवन रिसोर्सेज से ही जो भी कम्बिनेशन प्रोड्यूस करने हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेम टाइम पर दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड पर मैं 1 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ एंड 1 क्विंटल राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, और वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है वो लैंड, उसके ऊपर अभी कोई फ्री स्पेस नहीं है। वहाँ पर हाफ लैंड पर मैं 1 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ और हाफ लैंड पर मैं 1 क्विंटल राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, 1.5 क्विंटल मैंने वीट प्रोड्यूस करना है, तो राइस के लिए कम स्पेस बचेगी, राइस वहाँ पे कम जनरेट होगी, कम प्रोड्यूस होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं सेम लैंड के ऊपर 1.5 क्विंटल वीट भी प्रोड्यूस कर लूँगी और 1.5 क्विंटल राइस भी प्रोड्यूस कर लूँगी। दोनों चीज़ें मेरी इंक्रीज़ नहीं हो सकती हैं, सिर्फ एक आउटपुट, एक जो कमोडिटी है उसके आउटपुट को उसको मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ। और जब एक का इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे के लिए रिसोर्सेज कम बचेंगे, दूसरे का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यही रीज़न है कि स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड, क्योंकि हम दोनों चीज़ों के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं सेम टाइम पर। अगर हम एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे के लिए रिसोर्सेज कम बच जाएंगे, दूसरी गुड कम प्रोड्यूस होगी। ओके, देखो यही मेंशन है यहाँ पर, production possibility curve slopes downward from left to right. It is because in a situation of fuller utilization of the given resources, production of both the goods cannot be increased. More of good X can be produced only with less of good Y. अगर हमें गुड एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो हमें गुड वाई को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा पहले से। अभी सेकंड केस इन्होंने बोला है, इसमें आपको बताया उन्होंने कि कनकेव ही क्यों होती है उसकी शेप। तो ऐसा इसलिए होता है, इन्होंने बोला कि मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड देन बिफोर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं ये, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड था, ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पर मैं प्रोड्यूस कर रही थी राइस, और जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर मैं प्रोड्यूस कर रही थी वीट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे वीट थोड़ा और चाहिए, जितना मैं पहले प्रोड्यूस कर रही थी ना, मेरे को उससे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करना है। पहले जो मैं वीट प्रोड्यूस कर रही थी वो मैं कर रही थी 4 क्विंटल, और जो मेरा राइस हो रहा था प्रोड्यूस वो हो रहा था 3 क्विंटल।
अब मैं चाहती हूँ कि जो वीट है वो मैं 5 क्विंटल प्रोड्यूस करूँ। अब जब मेरे को वीट 5 क्विंटल प्रोड्यूस करना है तो मेरे को जिस एरिया पे पहले मैं राइस प्रोड्यूस कर रही थी उस एरिया में से कुछ एरिया लेना पड़ेगा वीट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब आप एक चीज़ को की जगह पे दूसरी को प्रोड्यूस कर रहे हो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो राइस के लिए सबसे लेस फर्टाइल एरिया है, अब ये जो हाफ एरिया है इसमें से सबसे जो ऐसा एरिया जहाँ पे राइस कम प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे राइस कम प्रोड्यूस हो रहा है, ये राइस के लिए लेस फर्टाइल है। तो मैं इस एरिया पे अब इस एरिया को मैं वीट उगाने के लिए दे दूंगी। जो 1 क्विंटल मुझे और वीट चाहिए था वो यहाँ पे मैं बोल दूंगी तुम यहाँ पे उगा लो, क्योंकि ये राइस के लिए लेस फर्टाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा वीट कितना प्रोड्यूस हो गया, अब 5, और मेरा जो राइस था वो पहले 3 था। अब ऑब्वियस है 3 से तो कम ही प्रोड्यूस होगा। अब मेरा जो राइस है वो प्रोड्यूस हो रहा है 2.5 क्विंटल अब मेरा राइस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को वीट को और ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, मेरे को 6 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करना है। अब जो सबसे लेस फर्टाइल एरिया था राइस को उगाने के लिए वो तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अब पहले मैंने वो वाला एरिया दे दिया कि जहाँ पे मेरे को 1/2 क्विंटल ही राइस प्रोड्यूस हो रहा था, वो लेस फर्टाइल था। अब जो बाकी एरिया बचा वो पहले जो मैंने एरिया दे दिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा फर्टाइल है, तो अब मैंने ये वाला एरिया दे दिया वीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब मेरे पास वीट कितना प्रोड्यूस होने लग गया, अब मेरे पास वीट प्रोड्यूस होने लग गया है 6 क्विंटल, पर अब राइस मेरे पास कितना प्रोड्यूस होगा 1.5 क्विंटल। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया अब मैंने दिया है ये पहले वाले से ज़्यादा फर्टाइल है, तो अब मेरा राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा सेक्रीफाइस होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को और गेन करूँगी तो मैं जो सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स है मेरी वो पहले से ज़्यादा होती जाएंगी। पहले जैसे मुझे पहले 3 से 2.5 क्विंटल हो गया मेरा राइस, अब उससे नेक्स्ट बारी में मेरा 2.5 से 1.5 रह गया। पहले मुझे 0.5 क्विंटल सेक्रीफाइस करना पड़ा राइस को, फिर नेक्स्ट टाइम पे मेरा पूरा 1 क्विंटल राइस जो है वो सेक्रीफाइस हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे को लॉस ज़्यादा हो रहा है जब मैं एडिशनल यूनिट्स वीट की गेन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी शेप कनकेव बनती है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि पहले मुझे कम सेक्रीफाइस करना पड़ा, एक और एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए मेरे को थोड़ा और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको ब्रीफ बताऊंगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तब आप इस कंसेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अभी आपको 50% समझ आया होगा, नेक्स्ट की स्लाइड्स में आपको पूरा 100% समझ आ जाएगा। ये देखो अभी हमारा कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Opportunity cost is a concept in economics that quantifies the impact of selecting one option instead of another next best alternative. तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है समझो इसको। एक पीस ऑफ लैंड है, इस पूरे पीस ऑफ लैंड पर मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इस पीस ऑफ लैंड पर क्या प्रोड्यूस करूं, राइस प्रोड्यूस करूं। अब इस पीस ऑफ लैंड पर जिस पर मैंने वीट प्रोड्यूस किया हुआ है, अगर इस पे मुझे राइस प्रोड्यूस करना है तो मुझे उसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा, वीट को नहीं ना मैं फिर प्रोड्यूस कर पाऊंगी। अभी देखो ये वाला जो मेरा पीस ऑफ लैंड है इसके ऊपर मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा वीट प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर 6 क्विंटल। मैं चाहती हूँ कि इस लैंड के ऊपर मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, राइस प्रोड्यूस करूँ। अभी इसी सेम लैंड के ऊपर अगर मैं राइस प्रोड्यूस करती हूँ तो मेरा राइस प्रोड्यूस हो पाएगा यहाँ पर 8 क्विंटल। ठीक है,
इस पूरी लैंड के ऊपर अगर मैं राइस प्रोड्यूस करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे राइस प्रोड्यूस करती हूँ, उसके लिए मेरे को क्या चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्या चीज़ छोड़नी पड़ेगी, वीट छोड़ना पड़ेगा। एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर या तो मैं वीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ यहाँ पे, या फिर मैं राइस प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अब अगर मैं राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे को क्या चीज़ छोड़नी पड़ेगी, वीट छोड़ना पड़ेगा। मैं वीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती हूँ फिर इसके ऊपर, ठीक है। तो अब एक चीज़ को गेन करने के लिए क्या दूसरी चीज़ मेरे को सेक्रीफाइस करनी पड़ी, वीट। कितना करना पड़ा, 6 क्विंटल। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि 8 क्विंटल राइस को गेन करने के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6 क्विंटल वीट। जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यहाँ पर। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ है। और पीछे जब मैंने कनकेव वाला आपको कंसेप्ट बताया, उसमें जो मैं आपको बताना चाह रही थी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या चीज़ थी। आगे अभी मैं आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताऊंगी, उससे ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो अभी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एमओसी को ही आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हो। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। अभी इन्होंने देखो क्या बोला है यहाँ पे, एमओसी क्या होती है कि एक कॉमोडिटी की कितनी यूनिट्स आप सेक्रीफाइस करते हो किसी दूसरी कॉमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। अब पीछे मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया था वीट और राइस वाला, जब हम कनकेव वाला कंसेप्ट कर रहे थे कि वीट की मैं एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए राइस की पहले मैंने 1/2 क्विंटल को सेक्रीफाइस किया, फिर नेक्स्ट टाइम एक और यूनिट वीट की मैंने प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया, 1 क्विंटल राइस को और सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि इसमें क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए किसी कॉमोडिटी की हमें सेम दूसरी जो कॉमोडिटी हमारी कॉम्बिनेशन में होती है उसकी कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेशो होती है एडिशनल लॉस ऑफ आउटपुट, इट मीन्स चेंज इन वाई, टू एडिशनल गेन ऑफ आउटपुट चेंज इन एक्स। ये फॉर्मूला होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई होता है कि जितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, चेंज इन एक्स होता है कि एक्स की कितनी यूनिट्स को गेन करने के लिए, ठीक है। एक्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आप वाई की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसी को बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये लास्ट स्लाइड है हमारी आज के चैप्टर की, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कैसे निकालोगे। यहाँ ये कॉम्बिनेशन है ए, फिर ये है बी, सी, डी, फिर ई, और लास्ट में है एफ। अब देखो जो ए कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पर चेयर्स दी हुई हैं एंड एक्स एक्सिस पर आपको क्रिकेट बैट्स दिए हुए हैं। यहाँ चेयर्स और क्रिकेट बैट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो ए कॉम्बिनेशन है, यहाँ देखो चेयर्स प्रोड्यूस हो रही हैं 75 एंड क्रिकेट बैट 0। इसके बाद बी कॉम्बिनेशन में देखो, बी कॉम्बिनेशन में क्रिकेट बैट्स हो रहे हैं प्रोड्यूस 1, ये देखो यहाँ से बिल्कुल नीचे 1, ये 1 है, और ये 70 चेयर्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अभी पहले क्रिकेट बैट 0 प्रोड्यूस हो रहे थे, तो अब हो रहा है 1। अब क्रिकेट बैट की 1 एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए चेयर्स हमें कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ी है, 5। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, ऊपर है हमारा चेंज इन वाई, वाई में हमारे पास चेयर्स हैं, तो चेयर्स कितनी सेक्रीफाइस हुई, 5 अपॉन
कितना हमें गेन हुआ क्रिकेट बैट्स का, 1 का। तो 5/1 किया तो हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर कितनी आ गई, 5। उसके बाद हमने, आप देखो अब सी कॉम्बिनेशन की तरफ, यहाँ पे 60 है चेयर्स एंड नीचे 2 है टेबल्स, सॉरी क्रिकेट बैट्स। तो 1 से 2 हो गया अब क्रिकेट बैट, मतलब 1 एडिशनल यूनिट अब हमने गेन कर ली। तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, चेंज इन एक्स में, कि आपने 1 गेन किया है। एंड सेक्रीफाइस कितनी करनी पड़ी इसके लिए आपको, चेयर 70 से हो गया अब 62, 8 चेयर्स आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी है। तो चेंज इन वाई ऊपर आ जाएगा, 8/1 करके आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी 8। ऐसे ही करके आपने सभी कम्बिनेशंस की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। पहले 5 थी, फिर 8 हुई, फिर 12 हुई, फिर 20 हुई। अभी यहाँ पर देखो, पहले सबसे स्टार्टिंग में जब आप ए से बी कम्बिनेशन पर आए तो आपको 1 क्रिकेट बैट को गेन करने के लिए 5 चेयर्स सेक्रीफाइस करनी पड़ी। उसके बाद आपको 1 से बी से सी कम्बिनेशन पर जब आए, आपको 1 क्रिकेट बैट एडिशनल गेन करने के लिए आपको 8 यूनिट्स चेयर्स की मोर सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी की वजह से ये शेप कैसी बनी है, ये सारे कम्बिनेशंस आप देख रहे हो ABCD, ये शेप कैसी बनी है पीपीसी की, कनकेव। तो वहाँ पर जब मैंने अजम्पशंस आपको समझाई थी, मैंने बताया था ना कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी की वजह से ये शेप कैसी बनी है, कॉनकेव बनी है। अभी अगर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहे, इंक्रीज ना हो, तो आपकी ये शेप कभी भी ऐसी कॉनकेव फिर नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो रीज़न क्या है कॉनकेव होने का, कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।